नोशी सारी बातें सुनकर खामोश हो गई और किसी गहरी सोच में थी और अपनी गर्दन झुकाए गुमसिम थी और तोशी इसको देख रही थी। वो सोफे से उठी और नोशी को गिले लगाया और गिले मिलते हुए गर्दन से अपनी बहन को चूमा। यही ठीक है जो मैं कह रही हूँ। नोशी ने तोशी की तरफ देखा जो बेड पर उसके सामने बैठी हुई थी। और वो लड़की कौन थी जो आज बिलाल के साथ थी? नोशी ने पूछा। वो डॉक्टर उज़्मा अफगन है, तोशी ने खुशी खुशी बताया। मगर वो बिलाल के साथ क्यों थी? नोशी ने बेतासुर चेहरे और आवाज के साथ फिर से सवाल किया। इसलिए कि वो बिलाल से शादी करना चाहती है, तोशी ने मुस्कुराते हुए बताया। नोशी जो कि काफी हद तक शांत हो चुकी थी, लावे की तरह उबल पड़ी, इसने कहर आलूद निगाहों से अपनी बहन को देखा। उसके तन बदन ने जैसे आग लग गई हो। अच्छा तो ये है अंदर की बात। नोशी दांत पीसते हुए बोली। उसका एक एक लफ्ज नफरत के पानी से गीला था। तुम वाकई डाइन हो, बहन नहीं हो मेरी। तुमने सोचा बिलाल अगर मेरा नहीं हो सका तो इससे भी छीन लूं। वो गुस्से से चीखी। पागलों की तरह दोनों बहनें अब खड़ी हो चुकी थीं। नोशी फिर अपने मुंह से आग उगलने के लिए तैयार थी। मुझे तुम्हें बहन कहते हुए शर्म आ रही? तुम एक बदनीयत और बदकिरदार लड़की हो जिसकी अपने बहनोई पर नजर है। तोशी ने ये बात सुनकर एक जोरदार थप्पड़ अपनी बहन के बाईं गाल पर रसीद किया और खुद रूम से चली गई टेरिस पर। नोशी वहीं खड़ी थी, उसके गाल पर उंगलियों के निशान बाकी थे। शादी तो मैं बिलाल ही से करूंगी, नोशी गुस्से से चीखी। टेरिस की तरफ मुन करके तोशी के कानों में ये अल्फाज पड़े जो कि बिलाल के रोम की तरफ मुन करके खड़ी थी। इसने दिल में दुआ की, अल्लाह इस दो मोही के जहर से बिलाल को महफूज रखना। तोशी ना जाने कितनी देर वहीं टेरिस पर खड़ी रही, उसकी आंखें नमनाक थीं। थोड़ी देर बाद आंसू आंखों से टप टप गिरना शुरू हो गए। आंसू गिरने की सही वजह का इसे खुद अंदाजा नहीं था कि ये आंसू क्यों टप टप गिर रहे हैं। बिलाल की वजह से। नोशी के गंदे अल्फाज जो थोड़ी देर पहले इसके मुतालिक इसकी अपनी ही बहन ने कहे थे। वो बहन जो दो जिस्म और एक जान वाला मामला था। बीमार एक होती, तकलीफ दूसरी महसूस करती। वो अपनी बहन की हर खुशी का ख्याल रखती, मगर आज इसे थप्पड़ मार दिया। मैंने बिल्कुल सही किया, तोशी ने खुद से कहा। उसके नज़दीक यही उसके लिए बेहतर है कि वो बिलाल से शादी ना करे। मुझे ये शादी हर सूरत में रोकनी है, तोशी ने दिल में इरादा किया। उसके दिल में दादी का ख्याल आया। वो टेरिस से अपने रूम में वापस आई। नोशी बेड पर लेटी हुई थी। इसने आहट सुनी तो आंखें मूंद ले। तोशी ने नोशी की तरफ देखा जो कि बेड पर लेटी हुई थी और जागते हुए सोने का नाटक कर रही थी। तोशी के चेहरे पर जख्मी मुस्कुराहट उभरी। इसने गैस हीटर जलाया और सोफे पर बैठ गई। वो मुमकिनात पर गौर कर रही थी। वाल कलाक की एक सुई मुसलसल डांस कर रही थी कलाक के सीने पर, जबकि दूसरी ऐसे चल रही थी कि कहीं पाँव में मोच न आ जाए। धीरे धीरे होले होले तोशी की नज़रें वाल कलाक पर थीं और वो ज़हनी खलफिशार में मुब्तला थी। तोशी अपनी बहन से खाइफ ज़रूर थी, मगर उसका दिल अभी उसकी मोहब्बत में धड़क रहा था। दूसरी तरफ नोशी बेड पर लेटी हुई अपने इरादों में कामयाबी के मंसूबे बना रही थी और उज़्मा इसे अपनी रकीब महसूस हो रही थी। अब उसकी आंखें खिली थीं, वो इसलिए कि तोशी उसकी पुश्त की तरफ सोफे पर बैठी थी। नोशी जो कि सीधी लेटी हुई थी अब अपने दाएं तरफ करवट ले चुकी थी। रूम में बाहर गेट से हार्न की आवाज आई। तोशी ने देखा टेरिस से कमरे में खिलने वाला दरवाज़ा खुला हुआ था। इसे दरवाज़ा बंद करने का होश ही नहीं था। इसने टेरिस से देखा, इसका बाप अमरीका से वापस आ चुका था। जमाल रंधावा गाड़ी से उतरकर घर के अंदर दाखिल हो रहे थे और गिल शेर उनके पीछे थे, हाथ में बरीफ केस पकड़े हुए, और ड्राइवर ब्लैक मर्सिडीज से सामान निकाल रहा था। वो अपने रूम में वापस आ गई। इसने कलाक पर नजर डाली। 2 बज रहे थी। इसको मालूम था इसका बाप फ्रेश होकर सो जाएगा और उठने पर सबसे पहले अपनी माँ के हुजूर हाजिर होगा। तोशी अपने बाप से पहले अपनी दादी से मिलना चाहती थी, जिसके लिए इसे 2.5 घंटे मजीद इंतजार करना था। 4:30 के आसपास उसकी दादी तहज्जुद के लिए उठती थी। गिलशेर खान एयरपोर्ट से वापसी पर 10 मिनट की ड्राइव के दौरान ही जमाल रंधावा को चंद दिन पहले रूनुमा होने वाले वाकया का आंखों देखा हाल सुना चुका था। अब जमाल रंधावा ने फैसला करना था, हतमी फैसला अपनी बेटियों की शादी का, और तोशी ये फैसला मुखर करवाना चाहती थी। किसी भी तरह वो खुद तो डॉक्टर बट से शादी के लिए तैयार थी, मगर नोशी की बिलाल के साथ शादी के हक में नहीं थी। चंद घंटे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। नोशी के कमरे में दाखिल होने पर वो बिलाल का नाम लेकर अपनी बहन को छेड़ रही थी और उसकी दिली ख्वाहिश थी कि इसकी बहन ही बिलाल की दुल्हन बने, मगर अब वो इस हक में नहीं थी। इन चंद घंटों में वो बहुत कुछ जान चुकी थी।
इसे अपनी बहन की नियत पर शक था। इस साजिश में नोशी अकेली है या और भी कोई उसके साथ है? मेरी बहन अकेले ऐसा कुछ नहीं कर सकती, जरूर कोई उसके पीछे है। कौन है और क्यों है? तोशी ने नोशी की तरफ देखकर सोचा, जो कि उसी पोजीशन में लेटी हुई थी। वो सोफा पर बैठे हुए कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश कर रही थी। बिलाल ने ये क्यों कहा? मेरी जासूसी हो रही है। और नोशी को किसने बताया बिलाल के सारे दिन का हाल अहवाल? और जब वो वापस आई तो नोशी किससे बात कर रही थी? मेरे पूछने पर नोशी घबरा क्यों गई और उसने बात क्यों गोल कर दी? कल तक तो सब ठीक ठाक था, एक दिन में ये सब वो अपनी सोचों में गुम थी। नोशी कोई 12 फुट के फासले पर अपनी बहन से दूर बैठी हुई थी सोफा पर, मगर ये 12 फुट 12 कोस से ज्यादा थे। फौजी परेड की तरह कदम से कदम मिलाकर एक समत में चलने वाली बहनें अब एक दूसरे की मुखालिफ समत पर रवां दवां थीं। एक की मंजिल मशरिक और दूसरी की मंजिल मगरिब। वाल कलाक ने बड़ी देर से 4:30 बजाए। तोशी जल्दी से उठी और दबे पांव धीरे धीरे अपनी दादी के कमरे की तरफ चल दी। नोशी ने भी अपनी मुंदी हुई पलकों के किवाड़ खोले। इसे अंदाजा था कि तोशी दादी के कमरे ही में गई होगी। वो भी होले होले दादी के कमरे के बाहर पहुंच गई। उसका अंदाजा ठीक निकला, तोशी अंदर थी। वो वहां नहीं रुकी। थोड़ी देर सोच विचार के बाद इसने बिलाल के दरवाजे पर दस्तक दे दी। खान साहिब आ जाएं, दरवाज़ा खुला है। बिलाल ने वाशरूम से सदा लगाई, जो वुजू करके टावल से अपने बाजू साफ कर रहा था। मामू जान आते हैं तो अब का दीदार हो जाता है, वरना अब तो ईद के चांद। नोशी कमरे में आ चुकी थी और वाशरूम के दरवाजे पर नजरें जमाए खड़ी थी। बिलाल बाहर आता है तो इसकी नज़र सामने खड़ी नोशी पर पड़ती है। बिलाल कोई बात नहीं करता। इसे हैरत भी नहीं हुई, पहले कई दफा रात के इस पहर नोशी उसके कमरे में आ चुकी थी। इस बार उसकी आंखों की तहरीर अलग थी। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, नोशी ने लब कुशाई की। दादो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी बात है, तोशी ने उजलत में कहा। बेटा मेरा वुज़ू टूट जाएगा, पहले मुझे नफल अदा करने दो। बार वुज़ू नहीं होता इतनी सर्दी में। जहाँ आरा बेगम ने जवाब दिया शिगुफ्तगी से। मैं 8 रकत अदा कर लूँ, तहज्जुद का वक्त निकल जाएगा। अब बैठो, बाद में आराम से बात करते हैं, बिलाल ने अपनी नफीस आवाज़ में बड़ी नफासत से कहा। दोनों बहनों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। नमाज से फारिग हैकर बिलाल ने जाए नमाज अपनी जगह यानी दीवान के बाजू पर रखा और खुद किचन की तरफ चल दिया। नोशी राइटिंग टेबल वाली चेयर पर बैठी हुई थी। बिलाल को किचन में मसरूफ देखकर बोली, मुझे काफ़ी नहीं पीनी है। ओके, बिलाल ने जवाब दिया, जो कि कुछ गर्म कर रहा था। दादी बढ़िए। इंटरकाम पर 2 कप दूध ज़ैनब को कहा, जो कि नफल अदा कर चुकी थी। इसके बाद तोशी की तरफ मुतवज्जे हुई और अपनी मूविंग चेयर पर बैठी हुई बोले, मुझे पता है तुमने क्या ज़रूरी बात करनी है। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? नोशी ने बिलाल को अपनी तरफ आते हुए देखकर कहा, जिसके हाथ में ट्रे थी जिसमें 2 खूबसूरत मग रखे हुए थे, पैनिक और ग्रीन कलर के पैनिक मग। इसने नोशी की तरफ बढ़ा दिया। नोशी ने सवालिया नज़रों से देखा मग पकड़ते हुए। दूध है, वो भी खालिस, शहद डालकर काफ़ी नहीं है, बिलाल संजीदगी से बोला। और बेड पर बैठने से पहले इसने वार्डरोब से अपनी गर्म चादर निकालकर नोशी के शानों पर डाल दी, हमेशा की तरह एहतियात से, और खुद अपने बिस्तर के अंदर कंबल में बैठ गया। इसे सर्दी लग रही थी, इसे अब भी हल्का बुखार था, इसी वजह से इसने गर्म दूध लिया था शहद डालकर। बिलाल दूध पीने में मगन था, जैसे इसने नोशी की बात सुनी ही ना हो। मैंने तुमसे कुछ पूछा था, नोशी दूध का मग हाथ में पकड़े हुए बोली। बेटा दूध पिया करो, अच्छा होता है, दादी तोशी को समझा रही थीं, जो कि दूध पीने से इनकारी थी। ज़ैनब दूध देकर जा चुकी थी। बिलाल क्या कहता है? दादी ने पूछा तोशी से दूध पीते हुए। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं करना चाहता हूँ, बिलाल ने नोशी को बताया। मुझे कोई एतराज़ नहीं इस शादी पर, मगर मेरी एक शर्त है, आप अपनी कमाई से शादी से पहले एक घर खरीदो। कब तक? या कब तक तुम्हारा बाप जान बचाएगा इस कर्जे से जो बिलाल की माँ से लिया था? अब वक्त आ गया है वापसी का, ये घर भी बिलाल का है। कब तक तुम लोग यहाँ पड़े रहोगे? तोशी दादी की बात सुनकर शशदर रह गई। वो मुजस्समा बनी बैठी थी दादी के सामने, जो पत्थर का हो, बेजान, बगैर किसी हरकत के। दादी मैं आपकी बात समझ नहीं पाई, तोशी ने दादी से तफसील पूछी। आई होप तुम मेरी फीलिंग्स को समझ गए हो। शादी के बाद तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ, अपने बाप के घर नहीं। अगर पैसे नहीं हैं तो बैंक से लोन ले लो। लोन लिया था बैंक से तुम्हारे बाप ने इस घर पर, बैंक वाले नीलामी करने आ गए थे, तब तुम्हारी फूफो ने अपना सारा जेवर और अपने सारे पैसे देकर बैंक का कर्जा अदा किया था।
और कोई ढंग का बिजनेस शुरू करो, जैसे कोई फैक्ट्री लगो, ये स्कूल वगैरह भी कोई बिजनेस है। नौशी ने अगली शर्त भी रख दी बिलाल के सामने। शर्त रख दी थी, तुम्हारी माँ ने के गांव की जमीन बीच कर फैक्ट्री लगो, नहीं तो मुझे तलाक दे दो। और तेरा बाप रन मुरीद फौरन मान गया। तब अगर तेरा बेहिश्ती दादा जिंदा होता तो कभी ना मानता और तेरे बाप को घर से निकाल देता। 4 मुरब्बे पीली जमीन थी तेरे बाप के हिस्से की, सारी बीच दी। 2 मुरब्बे बिलाल की माँ के नाम थी और 1 मुरब्बा मेरे नाम वाली भी नहीं छोड़ी। मैं किया करती एक ही पत्थर था, मेरी जान ही नहीं छोड़ी, पीली बीच ही दी। मगर तेरी फूफो सियानी थी, इसने कहा लाला मैं नहीं बेचूंगी। बेटा ये पेंडू लोग पीली बने से बड़ी मोहब्बत करते हैं, अपनी जान से भी ज्यादा। तेरी फूफो 16 जमात पढ़ के भी अंदर से पेंडू ही थी। बड़ी दलेर थी तेरी फूफी, जहां आरा की आंखों से आंसू बहकर उसके गालों को नहला रहे थे। वो बूढ़ी मलिका अपनी रियासत के उजड़ने की रुदाद अपनी पोती को सुना रही थी। मेरी जमीला बड़ी दलेर थी, मेरी बच्ची पर तेरे बाप ने इसे भी पागल कर दिया। एक तेरा मामा था सुवर का पत्थर, सब कुछ लेकर बाहर चला गया। तेरे बाप के साथ भाई वाली थी उसकी, रुपया सारा ले गया और कर्जा सारा छोड़ गया। कर्जदारों ने तेरे बाप को अंदर करवा दिया था। फिर तेरी माँ रोती जमीला के पास गई थी। मुख जलाल अहमद जमीला का घर वाला हीरा था। हीरा इसने कहा जमीला जमीन बीच कर भाई को छिड़वाल्व, एक ही भाई है तुम्हारा इस दुनिया में। तब जमीला और जलाल मुझको लेकर जेल गए, तेरी माँ भी साथ थी। जमीला ने तब कहा लाला मैं अपने बुजुर्गों की निशानी बीच नहीं सकती, पहले ही लोगों ने बड़ी थूथू की थी तुम्हारे जमीन बेचने पर। मेरे 50 एकड़ पर 20 गरीब खानदान पिल रहे हैं खेती करके, तुम देख लो क्या करना है। तेरा बाप चुपचाप बैठा रहा, एक लफ्ज़ नहीं बोला। तब तेरी माँ ने कहा जमीला मान जाओ, हमें जमीन बीच कर पैसे दे दो, मेरा वदा ये 50 एकड़ तुम्हें वापस खरीद कर देंगे। मगर तेरी फूफी ने लचक नहीं दिखाई। इससे इस घर को बचाने के वक्त भी यही कहा गया था कि तुम अपना जेवर और बैंक में पड़े रुपए दे दो, तुम्हारा कर्ज है, तुम्हें तुम्हारा जेवर और रुपए वापस कर देंगे। मगर आज तक ऐसा नहीं हुआ। जहां आरा ने अपनी गीली आंखें साफ की और खामोश हो गई काफी देर तक, फिर तोशी बोल पड़ी, फिर क्या हुआ दादो? बिलाल खामोश बैठा नौशी की बातें सुन रहा था। उसके रुखसार पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। वो नौशी की बेवकूफ़ियों पर मुस्कुराया। अपनी आला ज़र्फ़ी की वजह से इसका हाल बिलाल ही जानता था। फिर क्या सोचा तुमने? नौशी ने फिर से बिलाल को अपनी शर्तें याद करवाईं। मुख जलाल अहमद तुम्हारी फूफो को बाहर ले गया समझाने के लिए, मैं भी पीछे पीछे चली गई। मुख जलाल अहमद भी जन्नती रूह था, कहने लगा जमीला ज़मीन तुम्हारी है और भाई भी तुम्हारा ही है और फैसला भी तुम्हें ही करना है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम जो भी फैसला करो। मैं ये सुनकर वापस आ गई। वापस आई तो तेरे माँ बाप दोनों ने कुरान की किस्म खाई और मुझसे कहा जमीला को समझाएं कि वो मान जाए। तुम्हारी माँ ने कहा कि खाला एक दफ़ा ये बाहर निकल आए तो सारे मामले ठीक हो जाएंगे। तेरा बाप बोला उमा जी मेरे पास बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, अमेरिका से लेदर की जैकेटों का सारा नुकसान एक ही बार पूरा हो जाएगा। जमीला और जलाल वापस आ गए थे। जमीला ने कहा लाला ठीक है, मैं ज़मीन बीच देती हूँ, मगर मुझे मेरी ज़मीन वापस चाहिए हर कीमत पर। यह कर्ज है लाला, याद रखना यह कर्ज है तुम पर। तेरा बाप बाहर आ गया, सारा कर्ज उतार दिया। तब मुख जलाल अहमद ने कहा जमाल तुम्हारे पास वफादार लोगों की कमी है। एक दिन अपना गिल शेर खान है ना, उसको लेकर आया तेरा फूफा। तब से ये गिल शेर खान तुम्हारे बाप के साथ है। तेरी फूफो शादबाग में रहती थी और अपने घर में बहुत खुश थी। बिलाल तब 8 माह का था। जलाल अहमद हैसियत में हम लोगों से गरीब था, पर था बड़ा खुदार। इसने जमीला से कहा मैं अपने आबाई घर में अपने बहन भाइयों के साथ रहना चाहता हूँ। वो घर में बड़ा था, 2 छोटे भाइयों को पढ़ाया, उनकी शादियां की, बहन ब्याही। माँ बाप के मरने के बाद एक बाप की तरह इसने अपने बहन भाइयों को पाला, उनका ख्याल रखा। फिर एक दिन मनहूस खबर आई कि तेरा फूफा मर गया है। दिल का दौरा पड़ा था, मेरी बेटी का घर उजड़ गया था। जलाल के भाइयों ने चंद दिन रखा, तेरी फूफो को अपने पास, फिर घर से निकाल दिया। वो बेचारी यहाँ आ गई इस घर में अपने भाई के पास। तेरे बाप के हालात इस एक ऑर्डर की वजह से बदल गए थे और वो काम में बहुत मसरूफ रहता, अक्सर मुख से बाहर होता। इसकी गैर मौजूदगी में गिल शेर खान सारा काम देखता और यहाँ घर पर तेरी माँ की हुक्मरानी थी। तेरी फूफो के साथ तेरी माँ ने बड़ी ज्यादतियाँ की थीं, अक्सर वो बगैर वजह के तेरी फूफो से झगड़ा करती रहती। तेरी फूफो सब कुछ बर्दाश्त करती रहती। एक दिन तंग आकर तेरी फूफो ने तेरे बाप से कहा लाला मुझे मेरा कर्ज वापस कर दो, मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। बिलाल तब 8 साल का था और शुएब 10 का होगा और तुम दोनों बहनें कोई 6 साल की थीं।
तेरे बाप को अंदाजा था कि तेरी माँ का रवैया ठीक नहीं है, पर उसने तेरी माँ को कुछ नहीं कहा। वो इस जमीन का पता करने लगा खरीदने के लिए। तेरी फूफो तुम दोनों बहन से बहुत प्यार करती थी। इसके इस घर में आने के बाद ही तुम दोनों पैदा हुई थीं। सच पूछो, इसने ही तुम दोनों को 6 साल तक पाला। तेरी माँ तो हर रोज किसी शादी किसी पार्टी में दफा हो जाती, अब फिर अपने में कि तुम दोनों को नौकरों के सहारे छोड़ जाती। गफूरा बेचारी कितना ख्याल रखती तुम दोनों का। एक दिन तेरी फूफो ने देखा तो कहा, गफूरा भाभी के जाने के बाद इनको मेरे पास छोड़ जाया करो। तेरी फूफो बिलाल वाले कमरे में रहती थी, जो इसने खुद बनवाया था। शादी से पहले अपनी मर्जी से ये कनाल का प्लाट तेरे दादा ने खरीद कर दिया था जमीला को, और दूसरा कनाल का प्लाट तेरे बाप का था। जहां ये घर बना है, ये घर भी तेरे दादा ही ने बनवाया था। जहां आरा बेगम सारी कहानी सुना रही थी, जैसे आंखों से सब कुछ देख रही हो। अब उनके आंसू रुक गए थे, मगर आवाज में दर्द था और तोशी दुखी थी। ये सारी बातें सुनकर इसे अपनी माँ के रवैये पर गुस्सा आ रहा था और बाप की लापरवाही पर भी। तेरी माँ ने देखा कि तेरा बाप जमीन खरीदने का सोच रहा है और अपने लिए दूसरा घर देख रहा है। तेरा बाप अक्सर कहता था, ये सारा घर जमीला और उसके बेटे का है, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अगर वो जमीन खरीदता और नए घर में जाता तो 2 में से एक फैक्ट्री बेचनी पड़ती। ये दूसरी फैक्ट्री कोट लखपत वाली तुम्हारी माँ के नाम पर थी। आसी बेचने का इरादा कर लिया था तेरे बाप ने। एक दिन हम सब बाहर बागीचे में बैठे हुए थे, असर के बाद चाय पीने के लिए तुम सब खेल रहे थे। माँ से ज्यादा तुम दोनों अपनी फूफो से प्यार करती थी। तुम अपनी फूफो की गोद में बैठी हुई थी और तेरी बहन नसीम ने जिद शुरू कर दी, आसी उतार दो और मुझे बटेओ। तेरी फूफो ने नसीम को भी बिठा लिया अपनी गोद में, मगर उसकी जिद थी तुम्हें उतार दो। मुसलसल रो रही थी। फिर तेरी फूफो ने तुम्हें कान में कहा, तस्लीम बेटा तुम अपनी मामा की गोद में बैठ जाओ, और तुम उतर कर अपनी माँ की गोद में बैठ गई। उसी वक्त तेरी माँ ने कहा, जमीला नसीम को अपनी बेटी बना लो। जमीला बोली, ये दोनों मेरी बेटियां तो हैं। तेरी माँ ने कहा, नहीं तुम समझी नहीं, उसको अपनी बहू बनाना। और जमीला बोली, अब भी कमाल करती हैं भाभी, बच्चे छोटे हैं, इनके सामने ऐसी बातें न करे। कच्चा ज़हन कच्ची मिट्टी की तरह होता है। कच्चे ज़हन में बैठी हुई बात और कच्ची मिट्टी से बनी हुई चीज़ें सूखने के बाद टूट सकती हैं। उनकी साख्त में फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस रिश्ते पर, मगर वक्त आने पर फैसला करूंगी, अभी नहीं। तेरा बाप बोला हंसते हुए, क्या हमारी नसीम इतनी बुरी है जमीला जो तुम जान छड़ा रही हो? जमीला ने जवाब दिया, ऊ नहीं लाला, अब कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो बस किया। जमीला हाँ कर भाई के साथ रिश्ता जोड़ ले, तुम 2 बहन भाई तो हो। हाँ कर दे बेटी, मैंने जोर देकर कहा। जमीला ने नसीम को चूमा और अपने सीने से लगाकर बोली, तो फिर नसीम आज से मेरे बिलाल की हुई, मेरे बिलाल की। बिलाल अपनी माँ के साथ खड़ा हुआ सुन रहा था और नसीम को देख रहा था। जमीला ने बिलाल को बाजू से पकड़ा और कहा, अगर मैं मर भी जाऊं तो याद रखना ये तुम्हारी मंगेतर है और तुम्हें इससे शादी करनी है। हाँ एक और बात याद रखना, इसकी मर्जी के खिलाफ नहीं। अगर ये हाँ करे तो लाला और भाभी, तो आज से नसीम मेरी बहू। इस तरह ये रिश्ता हुआ था। अगर मैं मर भी जावी तो याद रखना ये तुम्हारी मंगेतर है और तुम्हें इससे शादी करनी है, इसकी मर्जी के खिलाफ नहीं। अगर ये हाँ करे तो। बिलाल टेक लगाए 17 साल पीछे देख रहा था अपनी माँ को कहते हुए, याद रखना मेरी शर्तें। नोशी की आवाज़ बिलाल के कानों में पड़ी। बिलाल 17 साल का सफ़र एक लम्हे में मुकम्मल करके वापस आ गया। याद है, बिलाल ने भराई हुई आवाज़ में जवाब दिया। नोशी उठकर जाने लगी। ठहरो, क्या ये शादी आप अपनी मर्जी से कर रही हो? बगैर किसी दबाव के बिलाल ने नोशी से पूछा। हाँ अगर तुम मेरी शर्तें मान लो तो। नोशी ने फैसला कुन अंदाज में जवाब दिया। नोशी जी, शर्तों पर शादी हो सकती है, शादी शर्तों पर चलती नहीं है। अलग घर की शर्त आपका हक है, वो मैं ज़रूर लूँगा। जहाँ तक स्कूल की बात है, मैं इसे बिजनेस से ज़्यादा फ़र्ज समझता हूँ। मैं आपका हक दूंगा बगैर मांगे, मगर शर्तें कभी नहीं मानूंगा, ना अब और ना आइंदा ज़िंदगी में। और जहाँ तक बैंक से लोन की बात है, वो भी मैं नहीं लूँगा, वो सूद है। नोशी जी, मोहब्बत आपको पाबंद बनाती है, बागी नहीं। बिलाल ने नोशी की आंखों में आंखें डालकर तहम्मुल और संजीदगी से जवाब दिया। नोशी के लिए बिलाल का ये नया रूप था। इसकी वजह ये थी, इसने इसके माँ बाप को कभी पलटकर जवाब नहीं दिया था। इसकी और उसके भाई शुएब की ज़्यादतियों पर वो हमेशा खामोश रहा, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया। वो शरीफ था, बुज़दिला, कमज़ोर नहीं। उसका कुछ अंदाज़ा तो इसे सुनी और विकी के वाक़ये के बाद हो गया था। ये मेरी शर्तें नहीं हैं, उसूल हैं, और जहाँ मैं गलत होता हूँ मैं अपने बनाए उसूल तोड़ देता हूँ। बात सिर्फ गलत और सही की है, मेरी आपकी नहीं है। नोशी की सोच के तसलसल को बिलाल के अल्फाज ने तोड़ दिया था। दादो, इसमें गलत कौन था? तोशी ने पूछा अपनी दादी से जो खामोश बैठे थीं। मेरी चुप।
मैं सारी जिंदगी बेटे की मोहब्बत में चुप रही और सारी जिंदगी ये समझती रही। दोत पर आया गोत, मगर अब मैं बात करूंगी, सही को सही कहूंगी और गलत को गलत। गलत सिर्फ मैं थी। जब तक तेरा दादा जिंदा था सारे फैसले तेरा दादा करता था, सिवाय एक के तेरे बाप से। तेरी माँ की शादी ये मेरी जिद थी। बेहिश्ती बड़ा सियाना था, मेरे जैसी कूड़ दिमाग को सारे शरीयत के बरादरी में दानी परदानी बनाकर रखा था। मेरी माँ अक्सर कहती थी, जहाँ आरा ये तेरा कमाल नहीं है, तुझे अल्लाह ने वर अच्छा दे दिया है। फजर की अजान शुरू हो चुकी थी, जहाँ आरा ने कहा, बेटा नमाज का वक्त हो गया, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ मस्जिद में, आप भी नमाज अदा कर लें। बिलाल ये कहकर कमरे से निकल गया। नोशी वहीं खड़ी थी बिलाल के कमरे में और उसके होंठों से ये अल्फाज निकले, नमाज और मैं। तोशी अपनी दादी के रोम से जा चुकी थी। मुतमईन होकर उसका प्लान कुछ और था और बात को टालने के लिए दादी की बातें सुनकर इसने अपनी बात नहीं की। इससे यकीन आ गया था कि दादी अब लाजमी फूफो के कर्जे वाली बात करेंगी पापा से। जब मामा को पता चलेगा तो वो क़यामत खड़ी कर देंगी और कभी नहीं मानेंगी इस बात पर, तो बात खुद ब खुद खटाई में पड़ जाएगी। और दूसरी तरफ नोशी कुछ और सोच रही थी। वो बिलाल के रोम से निकलकर सीधा अपनी दादी के कमरे में आई। तब तक तोशी मुतमईन होकर जा चुकी थी। इसने अपनी दादी से कहा, दादो मुझे सिर्फ बिलाल से शादी करनी है और डॉक्टर बट और तोशी के रिश्ते पर भी कोई एतराज नहीं है। इसने सिर्फ इतना कहा और चली गई वहां से, जहां आरा बेगम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनकी बरसों पुरानी दुआ पूरी हो गई। तोशी अपने बेड पर लेटी हुई सोच रही थी, अब ये शादी नहीं होगी। इसने आंखें बंद कर ले मुतमईन होकर। उसके पहलू में नोशी दूसरी तरफ मुन करके लेटी हुई थी। इसने अपने दिल में कहा, अब इस शादी को कोई नहीं रोक सकता। वो भी इत्मीनान से सो गई। जमाल रंधावा दोपहर तक सोए रहे। वो जोहर के बाद उठे, शावर लिया और नाश्ते से फारिग होकर अपनी माँ जहां आरा के कमरे में पहुंचे। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और जहां आरा नमाज से फारिग होकर दुआ मांग रही थी। जमाल अदब से दीवान पर बैठ गया, जहां आरा ने दुआ से फारिग होकर बगैर कुछ बोले जमाल के सर पर प्यार दिया और इसे मुंह में कुछ पढ़कर फूंक मारी। जमाल की आंखों में अकीदत थी अपनी माँ के लिए। माँ जी तबीयत कैसी है आपकी? और जमाल ने अपनी माँ की तरफ देखकर पूछा, जो कि अब खड़ा था, जहां आरा के चेहरे पर अजीब तरह की खुशी थी। बेटा जमाल, जो तुम्हारी सबसे अच्छी बात है, तुम्हारी सबसे बुरी बात भी उसके साथ ही जड़ी हुई है। जमाल हैरत से मुस्कुराया। वो किया माँ जी? अच्छी बात यह है कि तुमने मुझे कभी मुंह भर कर इनकार नहीं किया। बुरी बात यह है मुझे इनकार नहीं किया और मानी हमेशा अपनी बीवी की है। अब ऐसा न करना, मेरी भी सुनो और अपनी बीवी की भी सुनो और फैसला खुद करो जो तुम्हें सही लगता है और साबित करो तुम चौधरी इरशाद के बेटे हो, मेरे नहीं। तुम्हारा बाप पंच था, उसके फैसलों को दुनिया मानती थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तेरे बाप के फैसलों पर कभी नाइंसाफी का इल्जाम लगते नहीं देखा। तुम्हारी रगों में भी चौधरी इरशाद रंधावा का खून है। माँ जी मैं समझा नहीं आपकी बात को। बेटा मुझे भी चंद दिन पहले ही समझ आई है। बिलाल की एक कही हुई बात मेरे कानों में पड़ी कि अल्लाह अपना फर्ज मुआफ कर देता है, किसी का कर्ज नहीं। और तो मकरूज है अपनी बहन का, इसके बेटे का, तो सिर्फ उनका कर्ज अदा कर सकता है। माँ और बेटे के एहसान नहीं उतार सकता। इस वक्त जमीला ने तेरी इज्जत बचाई थी और अब इसके बेटे ने चंद दिन पहले। हाँ मुझे गिल शेर खान ने सब कुछ बता दिया है। कर्ज तो मैं थोड़े दिनों में उतार दूंगा। जमाल रंधावा ने फैसला कर लिया था अपनी बहन के कर्ज का, फिर भी वो परेशान था। जमाल परेशान क्यों हो? जहां आरा बेगम ने पूछा। बच्चियों के रिश्ते की परेशानी है। कहाँ करो नोशी का मिजाज? वो बिलाल को बस बिस्मिल्लाह करो, अल्लाह ने सब ठीक कर दिया है। नोशी बिलाल से शादी करना चाहती है और तोशी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। बस तुम्हारा ही इंतजार था। कोई डॉक्टर है, बिलाल का दोस्त बिलाल के साथ पढ़ता था और तोशी को भी ये रिश्ता पसंद है। जमाल की परेशानी दूर हो गई। इसने बिलाल को फोन मिलाया, जो कि इस वक्त ऑफिस से निकल रहा था अपने प्लाट की ट्रांसफर के बाद, एक कनाल का प्लाट जहां वो स्कूल के लिए बिल्डिंग बनाना चाहता था। जमाल ने बिलाल को कहा, लड़के और उसके घर वालों को रात के खाने पर बुला लो। बिलाल ने डॉक्टर बट को फोन करके इत्तला दे दी। जब ये खबर नाहिद और शुएब को पता चली तो दोनों ने तूफान खड़ा कर दिया। ना मैं ये रिश्ता होने दूंगी और ना ही अब जमीन वापस खरीदेंगे। नाहिद दांत पीसते बोली थी। जमाल की तरफ देखकर शुएब भी वहीं मौजूद था। गसब खुदा का, आपने ये सोचा भी कैसे मेरी इजाजत के बगैर मैं फैसला कर चुकी हूँ ये शादी नहीं हो सकती। वो निहायत बदतमीजी से बोली जमाल के साथ। शुएब की मौजूदगी में इसने जमाल को ऐसे डांट दिया जैसे आफिसर चपरासी को डांट देता है। जमाल ने गुस्से से शुएब की तरफ देखा, जो जेर लब मुस्कुराया था। अपने बाप को देखकर उसकी तजलील पर वो अपनी माँ की दिलेरी को सिताइश पेश कर रहा था।
जमाल ने एक जोरदार तमांचा शुएब के मुंह पर रख दिया। वो अपने मेरे बेटे को मारा। वो भी इस जगह की तरफ बढ़ आई जहां पर शुएब और जमाल खड़े थे। नाहिद एक दफा फिर बदतमीजी से बोली। जमाल ने इससे भी ज्यादा जोर से दूसरा थप्पड़ मारा नाहिद के गाल पर। नाहिद के 14 तबक रोशन हो गए थे। ये 30 साला अज़वाज जिंदगी में पहली बार हुआ था कि जमाल रंधावा ने नाहिद पर हाथ उठाया था, वरना वो हमेशा नाहिद की हर बात हर बदतमीजी बर्दाश्त कर लेता। बड़ा दिल करके नाहिद उसी जगह जमीन पर बैठ गई। उसके मुंह से रालें गिर रही थी ऑफ-वाइट टाइलों के ऊपर। इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसके साथ ऐसा भी हो सकता है। अब हर फैसला मैं करूंगा इस घर में, जमाल रंधावा ने उंगली दिखाते हुए नाहिद और शुएब से कहा और लाउनीज से निकलकर चला गया। जमाल रंधावा भी बहुत गुस्से में था। ये असर के बाद का वाकया था जब नाहिद और शुएब अपनी फैक्ट्री से लूटे थे और लाउनीज में उनकी मुलाकात हो गई थी। नोशी और तोशी घोड़े बीच कर अब भी सोई हुई थीं जब बीजी ने उनको जगाया। उठो नोशी बीबी, अब भी उठ जाओ। तोशी बीबी, शाम की अजान होने वाली है। बीजी ने हाथ से हिलाकर दोनों को कहा, सोने दो। तोशी ने कंबल के अंदर से कहा बेजारी से, सोने कैसे दूं आपको, अभी थोड़ी देर बाद आपके रिश्ते के लिए मेहमान आने वाले हैं। बीजी ने बड़ी मसरत से जवाब दिया, उठ जाओ मेरी बेटी और तैयार हो जाओ जल्दी से। रिश्ता मेरा, तोशी ने फिक्रमंदी से कहा। मामा एक बात कहूं, शुएब बोला नाहिद को देखकर जो कि वाशरूम से फ्रेश होकर निकल रही थी। इस थप्पड़ के बाद शुएब ने अपनी मां को उठाया और उसके बेडरूम में छोड़ा और कहा, मैं फ्रेश होकर आता हूं। नाहिद कितनी देर गुमसिम बैठी रही, फिर उठकर वाशरूम में चली गई। नाहिद ने अपने अब्रों से बोलने का सिग्नल दिया शुएब को, आप इस रिश्ते के लिए मान जाएं। इसके 2 फायदे हैं। पहला, नोशी का रोब रहेगा बिलाल पर, और दूसरा, नोशी खुद बात करेगी बिलाल से कि हमें जमीन नहीं चाहिए। इस तरह करोड़ों रुपए की बचत हो जाएगी। ना जमीन खरीदनी पड़ेगी और ना रुपया जाएगा। बिलाल जैसा सैंपल कहाँ मिलेगा? इसे कुछ भी कह लो। इसने कभी जवाब नहीं दिया। नाहिद कुछ देर सोचती रही। बात तो तुम्हारी काफी हद तक समझ में आती है, मगर मुझे इस लड़के से नफरत है। मेरा इसकी शक्ल देखने को दिल नहीं चाहता। दामाद कैसे बना लूं? मामा वो कौन सा आपके सामने आता है? वैसे भी आपसे डरता है, शुएब ने नाहिद को बताया। रिश्ता मेरा, मगर कैसे? तोशी ने बेड से उतरते हुए कहा। खुद से दूसरी तरफ नोशी बेड से अपनी टांगे नीचे करके बैठी हुई थी। इसने दिल में कहा, तुम जो भी कर लो ये शादी होके रहेगी। इतने में गेट से आवाज आती है हार्न की। बिलाल की गाड़ी। तोशी टेरिस की तरफ भागी। बिलाल मगरिब से कुछ देर पहले गाड़ी से उतरता है। ये इस वक्त तोशी ने बिलाल को देखकर मुंह में कहा। बिलाल हमेशा मगरिब की नमाज पढ़कर घर आता था। तोशी को कुछ तशवीश हुई। पीर का दिन था और बिलाल का रोज़ा भी था। हमेशा वो बाबा जुम्मा के साथ रोज़ा इफ्तार करता, लेकिन जब बाबा जुम्मा को पता चला कि बिलाल को बहुत तेज़ बुखार है तो उन्होंने हुक्म दिया कि तुम घर चले जाओ और रोज़ा वहीं इफ्तार करना। जब तोशी बिलाल के कमरे में पहुंची तो वो फ्रूट, खजूरें और दूध दस्तरखान पर रख चुका था और वो किचन में दूध में जो का दलिया पका रहा था। क्या कर रहे हो और तुम इस वक्त कैसे? तोशी ने जाते ही पूछ लिया एक साथ। जल्दी से दलिया पक्का रहा हूं, दूध वाला, बिलाल चम्मच हिलाते हुए बोला था। तुम्हारे खाने भी मरीजों वाले? जब तोशी ने मरीजों कहा तो उसके दिमाग में घंटी बजी। आंसी तो कल रात को तेज बुखार था। वो जल्दी से बिलाल के पास आई, उसकी पेशानी पर अपना सीधा हाथ रखा। तुम्हें तो अब भी तेज बुखार है? वो परेशानी से बोली। हटो, मैं बना देती हूँ, बस हो गया है। बिलाल चूल्हा बंद करते हुए बोला। मुअज्जिन ने अल्लाह अकबर की अजीम सदा लगाई। मगरिब की अजान हो रही थी। बिलाल अपने बेड की तरफ हो लिया जहां इसने इफ्तारी के लिए दस्तरखान सजाया था। तोशी उसके पीछे होली। तुम्हारा आज भी रोज़ा था इतने तेज बुखार में? तोशी हैरत से बोली। सहरी भी की थी या ऐसे ही दूध पिया था शहद डालकर? बिलाल मुंह में खजूर डालते हुए बोला। आजो तुम भी खा लो, नाश्ता समझकर ही। बिलाल इत्मीनान से तोशी को देखकर मुखातिब था। इफ्तारी और नाश्ता साथ साथ, ये भी खूब कही। तोशी ने गिलास में दूध डाला और पीने लगी। बिलाल तुम्हारे पास दूध बड़ा मज़ेदार होता है, मज़ा आ जाता है। गिलास रखते हुए बोली। इकबाल भाई ने खुद 4 भैंसें रखी हुई है। ये लो आई थी गुस्से में, तुम्हें देखकर गुस्सा खत्म हो गया है? बीजी बता रही थी। हाँ, डॉक्टर मोहसिन रजा और उसकी उम्मी आ रही हैं रात के खाने पर। बिलाल ने फौरन जवाब दे दिया तोशी की तरफ देखकर। बिलाल, मुझे डर है कहीं तुम मेरी बहन से शादी करके गलती तो नहीं कर रहे हो? तोशी ने फिक्रमंदी से कहा। शादी का फैसला तो ठीक है, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर है। नोशी के पीछे कोई है और इसे खबर भी नहीं है। अच्छा, वो लड़की, उसकी जाब के लिए किसने कहा था तुमसे? तोशी ने चंद लम्हे सोचा। कौन लड़की? हाँ, वो नैना। मैं तो इसे अच्छी तरह से जानती भी नहीं हूँ। वो तो मुझे इरम वास्ती ने रिक्वेस्ट की थी कि आप ही मेरी दोस्त है।
ارم واسطی مگر میرا پیچھا تو 2 ماہ سے ایک لڑکا کر رہا ہے۔